नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू इसमें। हम करंट अफेयर देखेंगे। अभी देखेंगे अमेरिका और थोड़ा जापान पे फोकस करेंगे कि अमेरिका जापान किस तरीके से आपस में एक मजबूत संबंध बना रहे हैं। और ये संबंध जो है मिलिट्री प्रोडक्शन, मिलिट्री टाई अप पे आ चुका है। थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देखते हैं। टॉपिक है यूएस व जापान के बीच का संबंध। आईआर का टॉपिक होगा। देखिए, जापान वही कंट्री है जिसपे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। वर्ल्ड में अकेला एक ऐसा जापान कंट्री है जो परमाणु बम का शिकार हुआ है, वो भी यूएस के द्वारा गिराया गया है सेकेंड वर्ल्ड वार के समय हिरोशिमा और नागासाकी पे। जापान, जिसकी राजधानी है टोक्यो, वर्ल्ड का एक सुपर पावर देश माना जाता है अर्थव्यवस्था के रूप में। वर्ल्ड की इसकी थर्ड नंबर पे इकोनॉमिक्स है। पहले नंबर पे अमेरिका, सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे जापान जाना जाता है अपनी इकोनॉमिक्स के लिए। तो अर्थव्यवस्था के लिए फेमस है, अपना हैवी इंडस्ट्री के लिए फेमस है। जितने भी हैवी इंडस्ट्री है या तो इनके कंपोनेंट रहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये सारे जापान में ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो जापान अपने हैवी इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। राजधानी है टोक्यो। अब अमेरिका जापान के बीच का संबंध सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ है। थोड़ा पृष्ठभूमि में आप जाएंगे, एक बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि किस तरीके से बैकग्राउंड रहा है। यूएस व जापान के बीच संबंध जो है मैत्री संबंध बोलेंगे, फ्रेंडशिप का संबंध 1951 में स्टार्ट हुआ। दोनों के बीच अभी करंट में अगर ट्रेड की बात करेंगे, करंट में जो ट्रेड है टोटल मिला के इंपोर्ट एक्सपोर्ट अर्थात जो यूनाइटेड स्टेट और जापान के बीच का एक ट्रेड संबंध है, वो कितने का ट्रेड है बोलेंगे, $309 बिलियन का ट्रेड है। जापान यूनाइटेड स्टेट अर्थात अमेरिका में सबसे बड़ा एफडीआई करता है। जो यूनाइटेड स्टेट है अमेरिका, इसमें सबसे बड़ा एफडीआई करने वाला कौन सा देश है तो बोलेंगे यही जापान है। जापान के जो इन्वेस्टर हैं यूनाइटेड स्टेट के ट्रेजरी बिल अर्थात जो सरकार उधार लेती है तो बिल के जरिए लेती है, एक तरीके का सिक्योरिटी गारंटी है। यूएस का ट्रेजरी बिल है, इसमें सबसे बड़े इन्वेस्टर भी कौन है, निवेशक, तो बोलेंगे जापानी है। पुनः करंट में जापान में 50,000 अमेरिकन सैनिक रहते हैं। आपको बोलना है 50,000 यूएस के सैनिक रहते हैं। आखिर क्यों रहते हैं अमेरिका के 50,000 सैनिक? थोड़ा सा इसको देखना है हमको। ऐसा क्या है कि अमेरिका के 50,000 सैनिक जापान में रहते हैं, और जापान में कहाँ पे रहते हैं? देखिए, अगर देखेंगे होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, काफ़ी सारे द्वीप है। मेन टोक्यो यहाँ राजधानी है। ये होन्शु द्वीप है। अगर यहाँ पे आएंगे तो ओकिनावा दिखाई देगा आपको, ओकिनावा, जहाँ पे यूएस के सैनिक रहते हैं। जापान में कितना रह रहे हैं करंट में बोलेंगे 50,000 रह रहे हैं। क्यों 50,000 रह रहे हैं, इनका क्या काम है? क्योंकि जापान के संविधान में उल्लेख किया गया था, जो जापानी संविधान है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बना था और बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था अमेरिका ने। तो अमेरिका ने एक कोशिश किया कि जापान कैसे भी हो भविष्य में अपना मिलिट्री जो है उसको सुपर पावर ना बनाए, फिर से जापान कहीं यूनाइटेड स्टेट पे अटैक ना करे। तो कुछ ऐसा प्रावधान किया गया जापान के संविधान में कि जापान अपने सैनिक रूप से कमजोर हो जाए। तो इसके संविधान में प्रावधान किया गया कि जापान कभी भी विदेशी भूमि पे, जापान जो विदेशी भूमि है वहां पे युद्ध क्षेत्र में भाग नहीं लेगा। विदेशी भूमि में अर्थात जो जापान है किसी भी फॉरेन कंट्री में कहीं भी लड़ाई होता है तो मिलिट्री ज्वाइन नहीं करेगा, ना तो उस कंट्री में क्या करेगा, वह युद्ध करेगा।
तो जापान विदेशी भूमि पे युद्ध करने से रोक दिया गया। इसके संविधान में ही प्रावधान डाला गया, लेकिन इसमें एक वाद भी डाला गया है, अगर जरूरत पड़े परिस्थिति के अनुसार तो वह युद्ध कर सकता है। सेकेंड, जापान की सिक्योरिटी का प्रावधान यूएस के पास है, अर्थात जापान की पूरी सुरक्षा व्यवस्था किसके पास है, तो बोलेंगे अमेरिका के पास है। इस कारण से पूरा जापान, इसकी सुरक्षा का दामोदार यूनाइटेड स्टेट के ऊपर है। रिजल्ट ये है 50,000 जो अमेरिका के सैनिक है, इसमें तीनों जल सेना, वायु सेना और आपकी थल सेना, ये तीनों सेना अमेरिका की रहती है। यहाँ पे एक नौसैनिक बेड़ा है। इसके बदले में जापान हर साल $2 बिलियन भी खर्च करता है, प्लस जो रेंट है, अन्य प्रकार की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और फैसिलिटी पे जो खर्च होता है जापान देता है अमेरिका को, बदले में भुगतान करता है। ऐसा नहीं है कि जापान भुगतान ही करता है, भुगतान करता है। 2 बिलियन तो एक नॉर्मल दे रहा है, इसके अलावा भी भुगतान कर रहा है। लेकिन जापान अब सिर्फ यहीं तक नहीं रुकने वाला है। जापान ने इसके आगे भी अपने स्वयं का एक मैकेनिज्म तैयार किया है सुरक्षा रक्षा से संबंधित। देखिए, जापान लगातार अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। अगर बात करें रक्षा बजट का, तो जापान अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है। इस साल का रक्षा बजट है इसका, बोलेंगे $47 बिलियन है। हर साल रक्षा बजट 16.5% की दर से वृद्धि कर रहा है। अपनी मिसाइल क्षमता को ये जापान मजबूत कर रहा है, मिसाइल क्षमता, प्लस नौसेना को मजबूती दे रहा है। ऐसा नहीं है कि जापान पूरी तरीके से अमेरिका पे ही निर्भर है, इसके अलावा सेल्फ में स्वयं में भी वो कोशिश कर रहा है कि अपना रक्षा तंत्र डिफेंस को मजबूत किया जाए। तो लगातार बजट बढ़ाते जा रहा है। आगे 2022 में जो जापान के राष्ट्रपति थे फुमिदो किशिदा बोला जाता है, फुमिदो किशिदा, इन्होंने 2022 में बोला कि जापान जो है अपने जीडीपी का 2% किस पे खर्च करेगा, रक्षा पे खर्च करेगा। अगर जापान की जीडीपी देखेंगे आप तो ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन आपको दिखाई देगा। अगर इसका 2% जीडीपी खर्च करता है तो विश्व में तीसरे नंबर पे, थर्ड स्थान पे रहेगा डिफेंस बजट में। देखिए, नाटो का एक क्राइटेरिया जो है वह जापान अब फॉलो कर रहा है। नाटो का क्या क्राइटेरिया है, नाटो के जो मेंबर होंगे उनको 2% अपनी जीडीपी का खर्च करना पड़ेगा डिफेंस पे। ठीक इसी मापदंड को अपना रहा है जापान का भी कहना है जीडीपी का हम 2% डिफेंस पे खर्च करेंगे, धीरे धीरे बढ़ा रहा है। और जब ऐसा करेगा तो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे इसकी जीडीपी है। ऑटोमेटिक जो है जीडीपी का 2% खर्च करेगा तो विश्व में थर्ड नंबर पे डिफेंस बजट किसका रहेगा, तो बोलेंगे जापान का रहेगा। और जापान के पास जो आधारभूत ढांचा है किसी भी चीज के लिए, चाहे रक्षा हो, चाहे अंतरिक्ष हो, परमाणु विज्ञान से संबंधित हर सेक्टर में इसका एक आधारभूत ढांचा मजबूत है। रिजल्ट ये रहेगा, जापान का पलड़ा भारी हो सकता है आने वाले समय में। इसकी टेक्नोलॉजी डिफेंस से बहुत ही मजबूत रूप से उभरेगी। अब एक बार यूएस और जापान पे फिर से आप फोकस करते हैं। तो यूएस और जापान अब जो समझौता कर रहे हैं, अभी इसमें एक साथ मिलके जो सैन्य उपकरण है, मिलिट्री हार्डवेयर बोलते हैं, मिसाइल हो, फाइटर जेट हो, गोली हो, बंदूक हो, अन्य तरीके के जो भी उपकरण है, बोलेंगे सैन्य उपकरण का प्रोडक्शन करेंगे यूएस और जापान मिलके। दोनों आगे बोल रहे हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कोलैबोरेशन करना, सहयोग करना, मिलिट्री समझौते को और मजबूत करना। जो मिलिट्री टाई अप है, यह संधि है, और इसे मजबूत करना, ये अभी करंट में एग्रीमेंट हो रहा है। क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री कहाँ गए हुए हैं अभी, तो बोलेंगे यूएस में गए हुए हैं। जापान में प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति नहीं होते हैं। बाई मिस्टेक हो गया होगा तो राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री करिएगा। फुमिदो किशिदा प्रधानमंत्री हैं जो गए हुए हैं यूएस गए हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने इतने सारे एग्रीमेंट किए हुए हैं।
अब है हमको देखना है कि अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेके जापान के साथ या अन्य किस किस राष्ट्रों को पक्ष में कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसके क्या कारण है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र, एक शब्द है इंडो पैसिफिक, यहाँ पे मजबूत रूप से उभर रहा है अमेरिका। यह ऐसा क्या कारण है जापान यूएस के पास जा रहा है, कुछ कारण है। बैकग्राउंड में एक बार देखिए कुछ कारण, क्या क्या कारण है। फर्स्ट नंबर बोलेंगे कि दक्षिण चीन सागर में चीन का आक्रामक रुख। जो दक्षिण चीन सागर है, जैसे एक मैप में आप देखेंगे, ये दक्षिण चीन सागर है पूरा। यहाँ फिलीपींस आपको दिखाई देगा और ये आसियान कंट्री ऐसे करके। तो ये पूरा का पूरा जो दक्षिण चीन सागर है, यहाँ पे चीन का आक्रामक रुख है। दक्षिण चीन सागर पे चाइना अपना दावा करता है और यहाँ पे जो भी आसियान कंट्री हैं, इवन जापान है, इसके जो व्यापारिक जहाज है, नौसैनिक जहाज है, उसको आवागमन को प्रतिबंध करता है। चीन आने जाने से रोकता है। सेकंड नंबर पे चीन का ताइवान को धमकी देना, बार बार ताइवान पे अटैक। तो चाइना का ताइवान पे आक्रमण करने का धमकी, ताइवान को अपने अंडर में लेना चाहता है चीन। ताइवान में डेमोक्रेसी है। तो दूसरा कारण है। थर्ड है बोलेंगे नॉर्थ कोरिया का आक्रामक रुख। जो नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइल की टेस्टिंग करते रहता है और बार बार धमकी देता है जापान को, अमेरिका को इंडो पैसिफिक क्षेत्र से समाप्त करने का। चौथा चीन कोरिया, जिसमें नॉर्थ कोरिया है ओनली, व रूस का गठबंधन। ये कुछ कारण है जिसके कारण चीन यूएस और जापान आपस में क्या कर रहे हैं, मजबूत संबंध बना रहे हैं। इन सब के पीछे का फैक्टर है चीन। तो चीन जो कोरिया और रूस को आपस में लेकर गठबंधन कर रहा है पूरा इंडो पैसिफिक क्षेत्र अर्थात हिंद महासागर क्षेत्र और प्रशांत महासागर क्षेत्र पे अमेरिका के अस्तित्व को समाप्त करना चाहता है, अमेरिका को हटाना चाहता है। और अमेरिका अपने सहयोगियों को, जिसमें जापान है, फिलीपींस है, आसियान कंट्री, भारत जैसे राष्ट्रों को लेके मजबूत रूप से उभर रहा है। आने वाले समय में यही युद्ध का हॉट स्पॉट बनने वाला है, अर्थात दक्षिण चीन सागर। युद्ध की पृष्ठभूमि यहीं से तैयार होगी भविष्य में। दक्षिण चीन सागर, इस दक्षिण चीन सागर में चाइना ने क्या किया है, तो आर्टिफिशियल द्वीप बनाए हुए हैं, जैसे स्पॉटली द्वीप है, पार्शियल द्वीप है। एक मिलेगा ऊपर में, दक्षिण चीन सागर में देखेंगे पार्शियल द्वीप और स्पॉटली द्वीप। पूरा क्लेम करता है और जहाजों को रोकता है। ये कुछ पृष्ठभूमि है। यूएस के द्वारा उठाए गए स्टेप एक बार देख लेते हैं। ये तो जापान को नजदीक ला रहा है और पहले ही से जापान और यूएस जो है सहयोगी रह चुके हैं। अमेरिका द्वारा क्या कदम उठाया गया इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में, तो अमेरिका ने क्वाड बनाया। क्वाड क्या है, 4 देशों का एक गठबंधन है। क्वाड में यूएस है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और क्या बोलेंगे, भारत। तो क्वाड एक गठबंधन बनाया है जिसको चीन क्या बोलता है एक सैनिक गठबंधन है। वास्तविक में एक सैनिक गठबंधन ही सहयोग करने वाला संगठन है। क्वाड हर सेक्टर में सहयोग करेगा। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। पुनः अमेरिका ने IPEF बनाया है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, अर्थात एक व्यापारिक और ट्रेडिंग संगठन है, बोलेंगे व्यापार करने वाला एक क्षेत्र आर्थिक संगठन है। क्षेत्र आर्थिक संगठन जो अमेरिका है वह चीन का बोलेंगे प्रतिद्वंदी है, कंपटीटर है, हर फील्ड में है, इवन शत्रु है एक तरीके से। तो अमेरिका चाहता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र से चाइना के प्रभुत्व अस्तित्व को समाप्त करना। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाया है, एक तरीके का आर्थिक संगठन है जो ट्रेड को बढ़ावा देगा, सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन करेगा। इसमें 13 देश हैं। इसके अलावा यूएस, जापान और फिलीपींस, नया गठबंधन बन रहा है। फिलीपींस भी चीन से परेशान है। चीन के नौसैनिक पे बार बार
अटैक करना, उसके जहाज़ों पे वाटर कैनन का इस्तेमाल करता है। यूएस, जापान और फिलीपींस का ये अभी भी चल रहा है, शिखर सम्मेलन यूएस में चल रहे हैं। तो ये आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड है यूएस और जापान को लेके। जो अगला समझौता था यूएस और जापान में, क्या एक समझौता है, तो बोलेंगे सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन करना। देखिए एक शब्द आता है सप्लाई चेन, ये है क्या, इसको समझना होगा आपको। देखिए सप्लाई चेन, जब आप किसी एक राष्ट्र पे किसी चीज के लिए डिपेंड रहते हैं, जब उस राष्ट्र से वो चीज ना मिले, आप पूरी तरीके से निर्भर है किसी चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ लिथियम बैटरी है, भविष्य में लिथियम बैटरी यही बैटरी रहेगी जो ऊर्जा का स्रोत बनेगी हर तरीके से। तो लिथियम एक बैटरी है, इसके लिए लिथियम की आवश्यकता पड़ती है। लिथियम का सप्लाई कर रहा है चीन पूरा वर्ल्ड में। अब चीन पे कोई भी राष्ट्र डिपेंड है, भविष्य में चीन अगर लिथियम की सप्लाई को रोक देता है तो बैटरी की सप्लाई रुक जाएगी। जब बैटरी की सप्लाई रुक जाती है तो बैटरी से चलने वाले जो भी संसाधन है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रेन, वो सब समाप्त हो जाएंगे, बंद हो जाते हैं। इसे ही बोला जाता है जब आप एक कंट्री पे डिपेंड हो और वो पार्टिकुलर सामानों की सप्लाई को रोक दे तो सप्लाई चेन का डिस्ट्रीब्यूशन समाप्त हो जाता है। इसको आगे डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए अलग अलग राष्ट्रों के साथ आपको जुड़ना पड़ता है, अर्थात कोई एक श्रृंखला ना बना के काफी सारे श्रृंखला बन जाए कि एक राष्ट्र से अगर ना मिल रहा हो वो सामान तो किसी दूसरे राष्ट्र से मिले, अगर दूसरे राष्ट्र से ना मिल रहा हो सामान तो तीसरे राष्ट्र से मिले। ए, बी, सी, डी और ई जैसे राष्ट्र मान लेते हैं। एक जगह से अगर सप्लाई ना हो किसी चीज का, लिथियम अगर चीन से ना मिल रहा हो तो जापान से मिल जाए, जापान से नहीं मिल रहा तो इंडिया से मिल जाए, ताकि लगातार सप्लाई बने रहे। ये सब कंसेप्ट कब आए हैं सप्लाई चेन से संबंधित, कि सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन हो जब से लॉकडाउन हुआ है। और रेयर अर्थ मेटल पे जिस तरीके से चीन का दबदबा है, चीन दुर्लभ धातु, दुर्लभ बोलेंगे पृथ्वी धातु या मृदा धातु, पूरा वर्ल्ड में जितने भी रेयर अर्थ मेटल हैं, एक तो सबसे अधिक चीन में पहले से है, अन्य जगह भी जो भी खाने हैं वो सब पे चीन का दबदबा बन जा रहा है। ऐसे में जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रहते हैं, क्रिटिकल टेक्निक, कौन कौन से क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, तो बोलेंगे रक्षा हो, अंतरिक्ष हो, परमाणु क्षेत्र हो, बहुत जगह काम आते हैं ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। और ये बनते किससे हैं, तो बोलेंगे रेयर अर्थ मेटल से बनते हैं। तो डिफेंस से लेके स्पेस और एटॉमिक सेक्टर तक रेयर अर्थ मेटल का इस्तेमाल होता है। और सारे राष्ट्र चीन पे ही डिपेंड थे रेयर अर्थ मेटल के लिए। इसी के सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए राष्ट्रों के बीच क्या हो रहा है, समझौते हो रहे हैं। इसी तरह यूएस व जापान के बीच, यूएस और जापान के बीच क्या बोलेंगे, समझौता हुआ है कि सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन हो। भारत भी धीरे धीरे उस डाइवर्सिफिकेशन सप्लाई चेन सिस्टम में भाग ले रहा है। तो कुल मिला के मामला चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया का है, जिसको लेके यूएस और जापान पास पास आ रहे हैं, साथ में फिलीपींस को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो तीन का एक गठबंधन बनेगा। देखते हैं आगे भविष्य में क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए टू डू आईएएस में। लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए।